नमस्कार, मैं स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। पिथौरागढ़ जिले के ऐतिहासिक व्यापारिक मेले जौलजीबी मेले का शुभारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जौलजीबी मेला 2024 का उद्घाटन किया, शुभारंभ किया और इस उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा, इस जौलजीबी मेले ने भारत और नेपाल के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने का काम किया। ये छोटे व्यवसाय धारकों को एक मंच प्रदान करने के लिए एक बड़ा माध्यम है और ये एक बड़ी भूमिका निभाता है। इस लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण। इस प्रकार का हमारा प्रागण संबंध है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह संबंध और अधिक मजबूत हो रहे हैं और प्रगाढ़ हो रहे हैं। उनके नेतृत्व में केदारनाथ और पशुपतिनाथ के बीच आध्यात्मिक यात्रा सजी हुई। एक यात्रा केदारनाथ से पशुपतिनाथ की हुई थी। उस यात्रा ने भी दोनों के संबंधों को, दोनों राष्ट्रों के संबंधों को मजबूती प्रदान की थी। मुझे प्रसन्नता है कि वर्षों से जौलजीबी का ये मेला भारत और नेपाल के बीच भी सांस्कृतिक संबंधों के साथ साथ आर्थिक संबंधों को भी आगे बढ़ाने का काम करता आ रहा है। ये मेला निश्चित रूप से कुछ चुनौतियां भी समय के साथ खड़ी हुई हैं। जिस प्रकार से पहले इस मेले का एक अपना स्वरूप था, वो कभी बढ़ा है, कभी घटा है, कहीं न्यूनता आई है, लेकिन इन चुनौतियों के साथ भी ये मेला हमारे छोटे व्यापारियों का, कारीगरों का, किसानों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और उन्हें एक मंच प्रदान करने का भी बहुत बड़ा माध्यम है। मैं देख रहा था यहाँ पर जम्बू से लेकर सेकुआ, गंधरायनी, अनेक प्रकार की जो औषधियां जो हमारे खान पान का हिस्सा हुआ करती थी, उसको भी कहीं न कहीं प्रोत्साहित करने के लिए ये मेला हमारा बहुत प्रमुख भूमिका निभाता है। भाइयों बहनों, आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। वहीं उत्तराखंड राज्य में पहाड़ों से हो रहे पलायन को रोकने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में विधानसभा परिसर भराड़ीसैंण में पलायन निवारण आयोग की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें पलायन के प्रमुख कारणों पर चर्चा के साथ ही इसके लिए बुनियादी जरूरतों को पूरा करने पर मंथन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राज्य सरकार पलायन की समस्या को लेकर बेहद गंभीर है। इसे रोकने के लिए कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है। राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आधारभूत ढांचे के विकास के लिए निरंतर काम कर रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। स्थानीय स्तर पर सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के माध्यम से भी युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का काम जारी है। पिछले 3 सालों में स्वरोजगार के क्षेत्र में विशेष फोकस किया गया। इसको और ज्यादा प्रभावी बनाने की दिशा में लगातार काम चल रहा है। निवारण आयोग हमारा लगातार काम कर रहा है और पिछले 3 सालों के अगर आप आंकड़े देखेंगे तो स्वरोजगार के क्षेत्र में एक बड़ा काम हुआ है और स्वरोजगार रोजगार तेजी से बढ़ा है और पलायन रोकने की दृष्टि से भी ये काफ़ी सहयोगी हो रहा है राज्य के अंदर। उसको और प्रभावी बनाया जाए और ठीक प्रकार से जो उनकी रिकमेंडेशन है उस पर काम हो, उसके लिए काम हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा भवन भराड़ीसैंण में उत्तराखंड में सख्त भू कानून के संबंध में चर्चा की, वार्तालाप की। मुख्यमंत्री ने भू कानून के लिए बनाई गई समिति और अन्य पूर्व उच्च अधिकारियों और बुद्धिजीवियों के साथ भू कानून के ड्राफ्ट पर भी चर्चा की। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा, राज्य सरकार भू कानून को लेकर अत्यंत गंभीर है। उन्होंने कहा, प्रदेश में लागू होने वाले भू कानून को जनभावनाओं के अनुरूप बनाए जाने की दिशा में सरकार गंभीरता से काम कर रही है। इसको लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा की गई, कैसे भू कानून को सख्त से सख्त बनाया जा सकता है। इसको लेकर विचार विमर्श हुआ और भू कानून जल्द ही अगले सेशन में लाया जाएगा। सीएम धामी की तरफ से उत्तराखंड वासियों को ये आश्वासन दिया गया। भू कानून पर काफ़ी सारा काम पहले ही जो है श्री सुभाष कुमार की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उसने काम किया है और उसका हम लोगों ने क्रमवार रूप से आज जिस पर चर्चा हुई है और प्रारूप बनाने वाली समिति ने बहुत सारा काम किया है। पहले भी काफ़ी सारे सुझाव लिए हैं और किस प्रकार से हम उसको सही दिशा में लागू करें जिससे कि राज्य के अंदर
जो ज़मीनों का दुरुपयोग हुआ है, ज़मीनें खरीद कर लोगों ने उसके प्रयोजन का ठीक प्रकार से उपयोग नहीं किया है और अनेक जगह पर जो शिकायतें आई उस पर अभी कार्रवाई भी हो रही है। पूरे राज्य के अंदर हर ज़िले से उसकी पूरे प्रारूप मंगा लिए गए हैं, पूरे दस्तावेज आ रहे हैं और उन पर कार्रवाई स्वतः ही हो रही है। अब जल्दी ही चूँकि हमको भू कानून लाना है, लागू करना है, तो उसमें सभी के सुझाव बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज हमने जो हमारे राज्य के बहुत अनुभवी और जिनका लंबा दीर्घ अनुभव रहा है। वहीं पिछले 2 सालों से पौड़ी जिले की विधानसभा यमकेश्वर क्षेत्र आमसोड़ गांव में भयावह आपदा आई थी। गांव के ऊपरी हिस्से में भारी भू कटाव हो गया था, जिस वजह से ग्रामीणों को गांव छोड़ के जाना पड़ा था। आर्थिक रूप से वो मजबूत थे, फिर भी उन्हें अपना घर बार छोड़ना पड़ा था, अपनी दुकानें छोड़नी पड़ी थी। वो कोटद्वार आदि शहरों में पलायन कर गए थे। कुछ परिवारों को सड़क के नीचे या आसपास के दूसरों के घरों में शरण लेनी पड़ी थी, ताकि कम से कम वो जान तो बचा सके। उनमें कई परिवार आज भी अन्य लोगों के घरों में ही, कई मकान खतरे की जद में आ गए थे, वो वहीं पर रह रहे हैं। ग्रामीणों ने विधायकों पर आरोप लगाया है कि हम दहशत में जी रहे हैं, हमारे विधायक को लेकिन इससे कोई सरोकार नहीं है। हमारे विधायक का हमसे मिलने तक का समय हमें नहीं दिया जाता, उनके पास इतना भी फुर्सत नहीं है। हम खतरे की जद में थे, लेकिन हमारी किसी ने कोई सुध नहीं ली। हमारा दुर्भाग्य है कि सरकार ने आज दिन तक हमारी ये मुख्य 3 हमारी मांगे हैं, ज़्यादा नहीं हैं, जो कि बहुत जायज़ हैं। एक तो सभी ने देखा होगा, बरसात में भी देखा, इस साल भी, पिछले साल भी, ऊपर से पहाड़ी से जो भूस्खलन हो रहा है उसकी चपेट में कई मकान आए हैं और आने वाले हैं, उसका ट्रीटमेंट। नंबर 2, इसमें 2 साल से सिंचाई व्यवस्था जो हमारा हाइड्रम है वो ख़राब पड़ा हुआ है, नहर बंद पड़ी हुई है, 2 साल से फसल बर्बाद हो रखी है। तीसरा, जो ये जल जीवन मिशन का पानी का काम हुआ था वो संतोषजनक नहीं हुआ है। अभी कुछ बरसात की वजह से जो भूस्खलन हुआ था उसमें क्षतिग्रस्त हो गया था और कुछ जो पानी अभी सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं हुई है। यही 3 मांगे हैं। ये हमारा यही दुर्भाग्य है कि जो हम ये मेन रोड पे इस गढ़वाल के मुख्य द्वार पे खड़े हैं, बसे हुए हैं और हमारी मांगे ऐसी अनसुनी है, तो अन्य बैकवर्ड इलाकों में क्या होगा। सबसे पहले तो ग्राम आमसोड़ में आज धरने का दूसरा दिन है, आप सभी जानते हैं। और इनकी मेन मांग है कि जो पहाड़ी है इनके ग्राम के पीछे, वहाँ से भारी मात्रा में मलबा आया था इस वर्षा काल में। तो इनका यही है कि हमें आगे हमारी फैमिली को कोई भी नुकसान ना हो, जिस कारण पहाड़ी का ट्रीटमेंट किया जाए किसी भी तरह, है ना। तो इसके चक्कर में ही पहले कई बार जो है अधिकारी लोग आए हैं, सर्वे टीम आई है, भूगर्भीय सर्वेक्षण टीम। और दूसरी मांग इनकी ये है कि इनका एक हाइड्रम योजना है, इनकी चलती है हाइड्रम, तो वो इस वर्षा काल में क्षतिग्रस्त हो गई है जो 2024 में। तो ये चाह रहे हैं कि उसको भी मरम्मत की जाए, सिंचाई, ताकि सुचारू रूप से चल सके। और तीसरी है इनकी जल जीवन मिशन का जो है पानी, उसके संबंध में इनकी शिकायत है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कल भी इनका धरना चला था, तो मैंने एनटी महोदय जो है हमारे, वो मौके पर आए थे और उनके द्वारा इनकी शिकायतें सुनी गई थी। वहीं हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने अभियान चलाकर एक चिकित्सक सहित 3 अनाधिकृत रूप से किए गए निर्माणों को सील कर दिया। एचआरडीए के संयुक्त सचिव आशीष मिश्रा के निर्देशों पर अपर अभियंता नीरज भट्ट ने अपनी टीम के साथ मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसके बाद तमाम बिल्डर्स में वहां पर हड़कंप मचा हुआ है। वहीं एचआरडीए के वीसी अंशुल सिंह ने अवैध कॉलोनी स्वामियों को चेतावनी दी कि जिले में किसी भी तरह का अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं अल्मोड़ा जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे ने जल जीवन मिशन से संबंधित अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता समेत अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान जिलाधिकारी ने अधूरी योजनाओं और कार्यों को लेकर अधिकारियों से उनकी समस्याएं जानी हैं, उनके समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जिन योजनाओं में अपेक्षित प्रगति नहीं मिली, उनके प्रति जिलाधिकारी ने नाराजगी जाहिर करते हुए संबंधित अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि अगर समय रहते डेडलाइन के अंदर कार्य पूरा नहीं किया गया तो कार्रवाई के लिए, गाज गिरने के लिए तैयार रहे। बार देखता हूँ कि जल जीवन मिशन में जनपद में काम हो रहा है और कुछ जगह तो ठीक काम हुआ है, कई जगह काफ़ी समस्या है, कई जगह फॉरेस्ट की समस्या है, कुछ सोर्स की समस्या है, ग्राम पंचायतों की समस्या है। और जो हम लोग के परीक्षण में आया
अधिशासी अभियंता चूँकि जनपद के काफ़ी नए हैं, इनको भी जानकारी नहीं थी। आज समस्त एई और जेई को भी बुलाया गया है और इनकी क्या समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए प्रशासन क्या कर सकता है और फॉरेस्ट और विद्युत विभाग को भी बुलाया गया है। हम लोग कोशिश करेंगे कि समय से इस योजना को जल्दी से पूरा कर सकें। वह हरिद्वार के बहादुरपुर जट में आबादी में हाथी घूमते दिखाई दिया। हाथियों का एक वीडियो वहां पर वायरल भी हो रहा है, जिसमें हाथी खुलेआम आबादी वाले क्षेत्र में घूम रहे हैं। जंगली जानवरों की लगातार इस दस्तक की वजह से वहां मौजूद स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। कई बार शिकायतों के बावजूद वन विभाग उन्हें रोकने में नाकाम साबित हो रहा है, जिससे लोग अब अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित है। वन विभाग ने निवासियों से सतर्क रहने की अपील की है कि वो खुद ही सतर्कता बरते। खुद ही हाथियों का झुंड अगर उन्हें अपने घर के बाहर दिखाई दे तो घर से बाहर ना निकले। वन विभाग ने लोगों से इस बारे में अपील की। उधर अल्मोड़ा बस हादसे का एक बड़ा कारण ओवरलोडिंग होना बताया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस और परिवहन विभाग ने सख्ती बरती। इसी क्रम में हरिद्वार में भी पुलिस ने चेकिंग का अभियान चलाया। इस दौरान चेकिंग के दौरान ओवरलोडिंग बस को पकड़ा गया है। 51 सीटर बस 85 लोगों को ठूस ठूस कर भरा गया था। पुलिस ने इस बस को सीज कर दिया है। अल्मोड़ा बस हादसे के बाद पुलिस और परिवहन विभाग की तरफ से बरती जा रही है, इस तरह के हादसों को आगे भविष्य में होने से रोका जा सके। प्रदेश के तमाम जिलों में चेकिंग अभियान इस तरह का चलाया जा रहा है। इस दौरान ओवरलोडिंग के साथ साथ अगर कहीं कोई ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता दिखाई देता है, ऐसे वाहनों के ड्राइवरों पर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे वाहनों के मालिकों को बुलाया जा रहा है ताकि सख्त एक्शन लिया जा सके। इसी के तहत हरिद्वार पुलिस ने एक प्राइवेट बस को चेकिंग के लिए भी रोका। चेकिंग के दौरान पता लगा कि मात्र 50 से 58 लोगों के अंदर बैठने की क्षमता थी, लेकिन इस बस के अंदर 85 सवारियां भरी गई थी। हैरानी की बात यह, जिस बस में 85 सवारी भरी गई थी वो बस अपनी क्षमता से ज्यादा यात्रियों को लेकर जा रही थी, यानी कि ओवरलोडेड थी। जिसके बाद पुलिस ने इस बस को सीज कर दिया और इसके चालक के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वहीं मौसम ने एक बार फिर से अपने मिजाज बदल लिए हैं। देर रात एकदम मौसम में बदलाव आया। घने कोहरे की वजह से ठंड अचानक बढ़ गई। आज सुबह तक भी कोहरे की चादर से पूरा शहर छिपा हुआ दिखाई दिया। वाहन चालकों को दिन में ही लाइट जलाकर चलना पड़ा। मौसम ने कुल मिलाकर सर्दी का एहसास करा दिया है। दिन के समय भी हल्की हल्की ठंड महसूस हो रही है। मौसम के बदले हुए मिजाज ने जहां लोगों को अपने घरों में बंद रहने के लिए मजबूर कर दिया, तो दूसरी तरफ काशीपुर नगर निगम द्वारा सफाई व्यवस्था को और दुरुस्त करवाया जा रहा है। जगह जगह टीमें लगाई गई है, साफ सफाई की व्यवस्था करवाई जा रही है। सुबह जब मैं घर से निकला तो देखा मैंने बाहर निकल के कि मेरे से ज़्यादा आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा खासा कोहरे ने अपना सफ़ेदी पूरी ढक रखी है और आगे तक का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत ज़्यादा कोहरा आ चुका है काशीपुर की सड़कों पर। वैसे बहुत टाइम बाद देखने को मिल रहा है ऐसा, और मज़ा भी आ रहा है, अच्छा भी लग रहा है। देखिए, आज सुबह का जो है कोहरे में पूरा जो है शहर जो है ढका हुआ है और इस समय जो है पहला ऐसा कोहरा जो है आया है मौसम का। और हमारे कर्मचारी लगातार पूरे शहर के अंदर सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। माननीय नगर आयुक्त द्वारा जो हमारे पूरे नगर निगम कर्मचारियों को आदेशित किया गया है कि शहर की सफाई व्यवस्था उच्च स्तर पर कराई जानी है। शहर के अंदर जो है गाड़ियों की रफ्तारें चल रही हैं, जगह जगह पर जो है लोगों का आवागमन भी रहता है, लेकिन हमारे कर्मचारी लगातार ईमानदारी से अपना कार्य शहर के अंदर कर ही रहे हैं और शहर को स्वच्छ बनाने के लिए हमारी पूरी जो है टीम जो लगी पड़ी है। धीरे धीरे सर्द होते मौसम में आज सुबह पहली बार कोहरा पड़ा, जिससे सड़कों पर वाहनों की गति धीमी पड़ गई। हरिद्वार में इस मौसम का पहला कोहरा लोगों को सर्दियों के आगमन का एहसास दिला गया। यातायात पुलिस ने भी वाहन चालकों से अपील की है कि वे सावधानी बरतें, वाहनों की रफ्तार को नियंत्रित रखें और कोहरा अगर ज्यादा हो तो फॉग लाइट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पुलिस का कहना है कि कोहरे की वजह से दुर्घटनाओं की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती है, इसलिए वाहन चालकों को विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है।
देहरादून में जिलाधिकारी सविन बंसल के नेतृत्व में गठित 5 टीमों के द्वारा शहर में स्थापित पब और बार्स पर निर्धारित समय के बाद भी संचालन पर छापेमार कार्रवाई को अभियान को अंजाम दिया जा रहा है। इस अभियान को चलाया जा रहा है। ऊपर जिलाधिकारी सदर ने किशन नगर में रात 11:22 तक खुलने वाले एक बार को बंद करवा दिया। वहीं अधिकारियों का कहना है कि जो नियम कानून बनाए गए हैं सभी को इसका पालन करना होगा। एक बार निर्धारित समय के बाद अगर खुला हुआ पाया गया तो किसी को नहीं बख्शा जाएगा। एक करके सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरअसल निर्धारित समय के बाद शहर के पब और बार में शराब परोसे जाने की शिकायतें मिली थी पुलिस को, जिसके बाद जिलाधिकारी एक्टिव हुए। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर शहर में एक साथ कई बार्स पर पहुंचकर इस छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, प्रशासन, सिटी मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी विकास नगर, सदर, ये तमाम अधिकारी शहर के अलग अलग पब्स पर पहुंचे, बार्स पर पहुंचे और निर्धारित समय अवधि के बाद भी जहां जहां शराब परोसी जा रही थी वहां इन्होंने छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसके बाद जाहिर तौर पर पब मालिकों में, बार मालिकों के अंदर हड़कंप मच गया। वहीं देहरादून के ओएनजीसी चौक के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक एक इनोवा और कंटेनर की भीषण टक्कर हुई। इस हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति जो घायल हुआ उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वाहन दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। उपस्थित अधिकारी जो वहां पर थे उनको तुरंत जांच के आदेश दिए गए और इस पूरी घटना के संबंध में उनसे जानकारी प्राप्त की गई। तो इनोवा कार के इस भीषण सड़क हादसे में, इस टक्कर में परखच्चे उड़ गए। जबरदस्त ये टक्कर हुई। मौत के मुंह में 6 जिंदगियां इस हादसे में समा गई। आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया, जिसके बाद पुलिस की टीम यहां मौके पर पहुंची, लेकिन रफ्तार का कहर तब तक 6 जिंदगियों के ऊपर मौत बनकर टूट चुका था। देखिए, कल रात्रि में एक बहुत दुखद इंसिडेंट हुआ और कोलागढ़ चौक पर एक ट्रॉला जो क्रॉस कर रहा था और एक गाड़ी जो इसमें 7 बच्चे सवार थे और इसमें सभी 20 से 22 साल 24 साल की उम्र के थे और गाड़ी थोड़ा सा ओवर स्पीड होने के कारण जो ट्रॉले के साइड में लगने के बाद जो देखा गया घटनास्थल पर, और उसकी छत जो है पूरी स्पीड होने के कारण उड़ गई, जिससे हेड इंजरीज मोस्टली लोग को आई, जिससे मौके पर 6 लोग की डेथ हो गई। बाकी गाड़ी के बाद तो एक पेड़ भी जाके टकराती है, जिससे और ज्यादा डैमेज गाड़ी और उसमें जो बैठे बच्चे थे उनको हुआ है। एक इसमें जो घायल था वो सीरियस इंजर्ड था, उसको तत्काल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। अभी जो देखने के बाद डॉक्टर से बात हुई है, उसमें हेड इंजरीज है लेकिन खतरे से बाहर बताया और अभी मुझे लगता है कि जो सर्जरी वगैरह हो जाएगी जिसके बाद और ज़्यादा चीज़ें ठीक होंगी। अभी अंडर ऑब्जर्वेशन 24 आवर्स जो सीरियस रहता है उसको डॉक्टर ऑब्जर्वेशन में रखा है, लेकिन अभी ठीक है। हरिद्वार जिले में पुलिस कप्तान प्रमेंद्र सिंह डोभाल के सख्त नेतृत्व में पुलिस ने एक बार फिर से अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह पर कड़ी कार्रवाई की। इस अभियान में पुलिस ने 2 शातिर चोर पकड़े, जिनके कब्जे से चोरी की 12 मोटरसाइकिलें बरामद की गई। जब मोटरसाइकिल के इंजन और चेसिस नंबर की जांच हुई तो खुलासा हुआ ये वाहन थाना कलियर में चोरी के मामले में ऑलरेडी दर्ज है। थाना गंगनहर में कल वाहन चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध व्यक्तियों को एक वाहन पर पुलिस के द्वारा पूछताछ के लिए रोका गया था। जब इनसे पूछताछ की गई, इनके द्वारा जो हमारे आंसर थे वो ढंग से नहीं दिए जा रहे थे, तो पुलिस के द्वारा इनको हिरासत में लेके इनसे आगे की कार्रवाई जब इसमें प्रारंभ की गई तो इनके द्वारा वाहन चोरी में सम्मिलित होना और वाहन चोरी किए गए वाहनों की बरामदगी इनके द्वारा कराई गई, जिसमें अभी तक पुलिस ने 11 वाहन अभी तक बरामद किए हैं, जिसमें हमारे जनपद हरिद्वार के 2 वाहन यहाँ पर हैं, जिसमें एक नगर क्षेत्र का और एक कलियर क्षेत्र का है। बाकी अन्य वाहनों की भी और हम पहचान कर रहे हैं। इसी क्रम में इसमें अन्य जो लोग इनके साथ जुड़े थे या वाहनों की खरीद फरोख्त में इनके साथ शामिल थे, उनके भी हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं, उनको वेरीफाई करा रहे हैं। चलिए, इसके साथ उत्तराखंड की अहम खबरों में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ।